बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के अपने इस लेक्चर के अंदर मैं कुछ सैम्पल प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ स्टर्लिंग और बेसल्स की। तो स्टर्लिंग और बेसल्स की डेरिवेशन और इससे रिलेटेड एग्जांपल्स अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर नहीं देखी हैं तो पहले आप उनको देख लें और फिर उसके बाद इस एग्जांपल की तरफ आएँ। क्वेश्चन में आपसे कहते हैं इंटरपोलेट y फॉर x इज़ इक्वल टू 8.8 यानी 8.8 यानी यहाँ पर कोई वैल्यू है आपके पास, ये 8 है तो 8.8 यहाँ पर x की वैल्यू गिवन है तो इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आपने जो है वो इंटरपोलेट करनी है बाय यूजिंग सूटेबल फार्मूला फॉर स्टर्लिंग और बेसल्स इन द फॉलोइंग डेटा। तो इस स्टर्लिंग फार्मूला आपने स्टर्लिंग या बेसल्स फार्मूला आपने इसके अंदर यूज़ करना है या आपने डिसाइड करना है। तो यहाँ पर हम इस प्रॉब्लम को फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टारगेट ये होता है कि हम x नॉट को चूज़ करें, राइट। तो चूज़ करना है हमने, चूज़ x नॉट। अब x नॉट को चूज़ करने का तरीका ये होता है कि आपने याद रखना है कि u जो होता है वो बेसिकली बराबर होता है x माइनस एक्स नॉट ओवर एच के। और आप इसमें x नॉट वो यूज़ कर सकते हैं कि जब आपके पास जो u की वैल्यू है वो -1/2 u और +1/2 के दरमियान हो। ठीक है जी, ये बात हमारी पहले भी हो चुकी है। तो ज़रा हम चलते हैं वापस। सपोज़ कीजिए कि दो ऑप्शन है हमारे पास x नॉट को चूज़ करने के लिए। ठीक है, मिसाल के तौर पर चूँकि इसके दरमियान वैल्यू को इंटरपोलेट करना है तो मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि मैं x नॉट इसे चूज़ कर लूँ और दूसरा ऑप्शन ये है कि x नॉट इसे चूज़ कर लूँ। चले दोनों के साथ हम इसको ट्राई करते हैं। वैसे कि मैं प्रीवियस एग्जांपल में बताया था, लेकिन यहाँ पर एक नए सिरे से मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम सपोज़ करते हैं, क्या सपोज़ करते हैं, x नॉट इज़ इक्वल टू 8। अगर हम x नॉट जो है वो 8 सपोज़ करते हैं तो अब आप मुझे ये बताएं कि आपके पास जो है वो क्या रिज़ल्ट आएगा। जी जनाब, तो अगर x नॉट 8 है आपके पास और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है, x जिसे आपने इंटरपोलेट करना है ये वैल्यू आपके पास 8.8। तो u बताएं क्या होगा यहाँ पर, ये बन जाएगा आपके पास x यानी 8.8 माइनस 8 और डिवाइडेड बाय h 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। तो अब आप मुझे बताएं कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा। तो इसका रिज़ल्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 8 माइनस 8 8.8 माइनस 8, तो ये रिज़ल्ट बन जाएगा आपके पास 0.8। इसको आप डिवाइड कर दें 2 से तो आपका आंसर आ जाएगा 0.4। तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद बनता है 0.4। ठीक है जी। अब आपने ये चेक करना है कि क्या ये इस लिमिट में लाई करता है। तो -1 अपॉन, बेस्ट ये है कि आप इसको लिख लें -0.5। ठीक है जी, आपने इस लिमिट के अंदर लगा कर देखना है। -0.5 लेस देन 0.4 लेस देन एंड इक्वल टू 0.5 प्लस। तो यहाँ पर ये बात हमें नज़र भी आ रही है कि -0.5 और +0.5 के दरमियानी ये वैल्यू है। तो इट मीन्स कि ये जो आपका रिज़ल्ट होगा, ये आपके पास ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर x नॉट जो है वो 8 को चूज़ किया जा सकता है। ठीक है जी। लेकिन अगर हमें लगता है कि नहीं, हम जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल बात करते हैं सेकंड वाली वैल्यू की। सपोज़ करते हैं कि हम x नॉट को यहाँ पर 10 लेना चाह रहे हैं। तो अगर हम x नॉट को 10 असाइन करना चाह रहे हैं तो क्या आप बता सकते हैं कि x नॉट की वैल्यू जो है वो, यानी x की वैल्यू कितनी होगी। x की वैल्यू तो वही 8.8 है। तो ये u किसके इक्वल हो जाएगा, u बन जाएगा आपके पास 8.8 माइनस 10 एंड देन डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल होगा। ठीक है जी। इसको जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका रिज़ल्ट कैलकुलेटर साथ लेकर बैठे हैं आप, तो ये बन जाएगा आपके पास 8.8 माइनस 10 विच इज़ इक्वल टू -1.2 डिवाइडेड बाय 2, यानी ये रिज़ल्ट बन जाएगा आपके पास -0.6। ठीक है जी। अब आप ये बताएं कि क्या -0.6 इस इंटरवल में लाई करता है। अब वैसे ही हमें ये बात नज़र आ रही है कि -0.6 नहीं है, क्योंकि ये इंटरवल तो -0.5 के दरमियान है। यानी अगर मैं आपको ये लिखता हूँ कि -0.5 लेस देन एंड इक्वल टू -0.6 लेस देन एंड इक्वल टू 0.5, तो क्या स्टेटमेंट ट्रू है। ऑफ कोर्स ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू चूज़ नहीं की जा सकती। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने ये डिसाइड कर लिया कि x नॉट जो है वो बेसिकली 8 के इक्वल लिया जाएगा। ठीक है, तो हमारा x नॉट का मसला तो सॉल्व हो गया। अब हम बात करते हैं कि x नॉट तो जब हमने ले लिया तो अब हम ये बात करने वाले हैं कि हमने जो है स्टर्लिंग लगाना है या बेसल्स लगाना है। तो अब आप मुझे बताएं कि क्या आपको ये दोनों की दोनों कंडीशन याद हैं। क्या आपको स्टर्लिंग की कंडीशन याद है? तो मैं आपके साथ फिर से शेयर कर रहा हूँ। स्टर्लिंग के लिए क्या कंडीशन थी आपके पास।
जी जनाब, तो स्टर्लिंग की कंडीशन आप में से किसको याद है, और बेसल्स की कंडीशन क्या है, किसको याद है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है। जी जनाब, तो स्टर्लिंग की जो कंडीशन थी वो कंडीशन थी -1/4 लेस देन इक्वल टू u लेस देन इक्वल टू 1/4। ठीक है जी। और जो बेसल्स की कंडीशन थी आपके पास, मैं भी बाज़ औक़ात भूल जाता हूँ तो मुझे देखना पड़ता है इसको, बेसल्स की, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ समझ आ जाएगी। 1/4 लेस देन इक्वल टू u लेस देन इक्वल टू 3/4। ठीक है जी। तो ज़रा चेक करते हैं हम यहाँ पर। तो ये बना -0.25 लेस देन एन इक्वल टू u आपने कंप्यूट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं x0 इज़ इक्वल टू 8 की, तो इसमें हमने u हमने कैलकुलेट किया था, u निकला था 0.4। तो ये बना 0.4 लेस देन एन इक्वल टू 0.25। जी जनाब, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? अच्छा, पहले मैं दूसरा भी लिख लूँ, फिर उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, ये लिखा हुआ है 0.25 लेस देन एन इक्वल टू 0.4 लेस देन एन इक्वल टू, ये 3/4 जो है आपके पास, 3 डिवाइडेड बाय 4 जो है वो बनता है 0.75। ये बना 0.75। जी, तो अब आप मुझे ये बताने वाले हैं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। जी, तो क्या 0.4 जो है वो इस इंटरवल में लाई करता है? बहुत आसान सी बात है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है आपके लिए। या 0.4 जो है वो इस इंटरवल में लाई करता है? तो ऑफ कोर्स यहाँ पर थोड़े से मैंने आपको सोचने का टाइम दिया। इस सोचने के टाइम में हमें क्या पता लगा कि ये जो स्टेटमेंट है आपके पास ऑफ कोर्स फॉल्स है, और ये जो स्टेटमेंट है आपके पास ट्रू है। ऑफ कोर्स 0.4 जो है वो 0.2 और 0.7 के दरमियान कहीं होगा। ठीक है जी। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसका मतलब है कि इस प्रॉब्लम के लिए सबसे सूटेबल टेक्निक कौन सी है, या सूटेबल फार्मूला कौन सा है, वो है बेसल्स फार्मूला। देयरफॉर वी शैल, उम्मीद है कि आपको ये सब बातें समझ आ रही हैं। वी शैल यूज बेसल्स फार्मूला। ठीक है। अब जब बेसल्स फार्मूला हमने ये डिसाइड कर लिया कि बेसल्स फार्मूला बिल्कुल ठीक है, तो अब हम अपना डिफरेंस टेबल को कंप्लीट करते हैं। तो चलें जी, डिफरेंस टेबल हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। डिफरेंस टेबल बनाने के लिए वापस चलते हैं, एक अपना रेक्टेंगल फॉर्म करते हैं बड़ा सा। जी जनाब, और फिर हम अपनी सारी लाइंस बना लेते हैं। ये तो आपके पास आ जाएंगी x की वैल्यू, यहाँ पर आप लिखने वाले हैं y, और 1 2 3 4 5, दिस इज 1 2 3 4 5। ठीक है जी। तो ये आपके पास आ गई हैं वैल्यूज़। ये आपने x यूज़ कर लिया और ये आपने y यूज़ कर लिया। 2 4 6 8 10 एंड 12, और y की वैल्यूज़ आपके पास हो गई 30 40 60 85, यानी जो ऊपर जो डेटा गिवन है आपके पास वो उसी को लिखा है, 120 एंड 140। इसके साथ साथ हमने क्या डिसाइड कर लिया यहाँ पर, इसके साथ साथ हमने x0 को डिसाइड कर लिया है कि ये हमारा होगा x0 और ये हमारा होगा y0। सिमिलरली ये आपके पास बन जाएगा y-1, यहाँ पर y-2, यहाँ पर y-3, इसी तरीक़े से ये x-3, ये बन जाएगा x-2, ये होगा आपके पास x-1, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, ये बन जाएगा आपके पास y1, और ये आ जाएगा y2। अब मुझे बार बार इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं कई दफ़ा ये बातें लिख चुका हूँ। तो चले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये आपका फर्स्ट डिफरेंस, यहाँ पर आपका सेकंड डिफरेंस, यहाँ पर आपका थर्ड डिफरेंस, यहाँ पर आपका फोर्थ डिफरेंस, और यहाँ पर आपका फिफ्थ डिफरेंस, हमने फिफ्थ डिफरेंस लिखना है। तो ज़रा जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये बन जाएगा 10 20 25 35 और 140 माइनस 120 20। डेल स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। दिस इज 10 5 10 माइनस 15। इसे कंप्लीट कर लेते हैं क्यूब को, -5 5 माइनस 25। इसे कंप्लीट कर लेते हैं 10 -30 और फाइनली -40। ठीक है जी। अब
आपको ये बात याद है कि स्टर्लिंग के लिए हमने बेसल्स के लिए पाथ हमने कौन सा यूज़ किया था? जी, बेसल बहुत आसान है। बेसल्स के लिए हमने पाथ ये यूज़ किया था कि हम यहाँ पर ये सपोज करते थे कि जो हमारी वैल्यू को इंटरपोलेट करना है वो y और y नॉट और y1 के दरमियान है। तो इन दोनों को हमने चूज़ करना होता है, राइट। ये 85 हमने लेना होगा, फिर हमने क्या करना होगा, ये 120 लेना होगा, इन दोनों का मीन निकालना होगा। फिर मीन निकालने के बाद आपको याद है कि आपने इस वैल्यू को चूज़ करना होता है, ये 35 वाली वैल्यू को, इसे चूज़ करेंगे। फिर उसके बाद ये 10 और 15 इन दोनों वैल्यूज़ का आपने मीन निकालना होगा। फिर इसके बाद ये वैल्यू जो है वो 25 के ऊपर जाकर कन्वर्ज हो जाएगी। तो ऐसे आपने फिर ये 25 पर इसका रिजल्ट, ठीक है जी। तो ये यहाँ तक ये टेबल आपका चलेगा डेल क्यूब तक। तो चलें अपने पहले फार्मूले को लिख लेते हैं और फिर इसको यूज़ करते हैं। मैं फार्मूला हर दफ़ा इसलिए लिखता हूँ ताकि आप जो है वो इसको मेमोराइज भी कर लें। सो अकॉर्डिंग टू बेसल्स फार्मूला, अकॉर्डिंग टू बेसल्स फार्मूला, राइट। तो ये बन जाएगा y इज़ इक्वल टू y नॉट प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस u माइनस 1/2 डेल y नॉट। ये फार्मूला मैं आपको पहले भी लिखवा चुका हूँ। एंड देन u माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। यहाँ पर अगेन दो वैल्यूज़ का मीन लेना होगा आपने, डेल स्क्वायर y माइनस 1 प्लस डेल स्क्वायर y नॉट डिवाइडेड बाई 2 एंड देन प्लस ये आपके पास आएगा u माइनस 1/2 u माइनस 1 एंड डेल क्यूब y माइनस 1 और ये बन जाएगा 3 फैक्टोरियल। हम इस फार्मूले में यहाँ से आगे नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमें टेबल में ये बात नज़र आ रही है, हमारा थर्ड ऑर्डर तक ही है, राइट। तो चलें अब इसके अंदर इन सब के अंदर जो है वो आपने अपनी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो आप क्या इंटरपोलेट करने वाले हैं, 8.8 को इंटरपोलेट करने वाले हैं। तो y नॉट और y1 डिवाइडेड बाई 2, देखें यहाँ पर टेबल से भी ये बात डिसाइड है। अगर ये फार्मूला अगर आपको याद नहीं है तब भी आप ये काम कर सकते हैं। इन दोनों का आपने मीन निकालना होगा। फिर ये u माइनस 1/2 तो एज इट इज़ है। फिर ये देखें ये वाली वैल्यू डेल y नॉट की वैल्यू होगी, राइट। ये जो वैल्यू है आपके पास, ये इसका जो आप डेल लिखेंगे डेल y नॉट हो जाएगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपने इन दोनों वैल्यू को लिखना है। तो ये एक्चुअली एक वैल्यू डेल y माइनस 1 होगी और एक डेल y माइनस नॉट होगी। तो इस तरह ये फार्मूला जो है वो प्रोसीड होगा जी। तो सारी वैल्यू को यहाँ पर प्लग इन कर दें। अगर कोई मसला हो तो आप स्क्रीन को स्क्रॉल कर जो है वो आप देख सकते हैं वैल्यूज़ को। 85 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 2 प्लस u हमने कैलकुलेट किया है क्या, 0.4 माइनस 1/2 डेल y नॉट की वैल्यू कितनी है, 35 प्लस फिर आपके पास जो है वो u की वैल्यू बनेगी 0.4 और 0.4 माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर आंसर आएगा 10 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2। फिर आपके पास जो है वो लास्ट टर्म जो है वो इक्वल होगी आपके पास, क्या इक्वल होगी आपके पास, 0.4 एंड देन 0.4 माइनस 1/2 एंड देन u माइनस 1 विच इज़ 0.4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल 6 के इक्वल होगा। और डेल क्यूब y माइनस 1 का जो आंसर टेबल से निकालना है वो है -25। इन तमाम वैल्यू को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका जो फाइनल रिज़ल्ट है वो कुछ इस तरह का होगा, f ऑफ 8.8 इज़ इक्वल टू 102.5 माइनस 0.1 प्लस 0.3 माइनस 0.1। और जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग कैलकुलेटर तो फाइनली जो f ऑफ 8.8 का जो रिज़ल्ट निकलेगा वो रिज़ल्ट 102.6 होगा, ठीक है जी। तो ये आपके पास 102.6 ये आपके पास फाइनल इंटरपोलेटिंग वैल्यूज़ होगी। तो ज़रा चेक करते हैं कि क्या 102.6 हमारे पास कहाँ पर होगी। तो देखिए जी यहाँ पर ये बात नज़र भी आ रही है, हमें क्या नज़र आ रही है कि आपको 8.8 इंटरपोलेट करना था। तो 102 पॉइंट तो ये बेसिकली 85 और 120 की रेंज के दरमियानी यानी y नॉट और y1 के दरमियान ये आपके पास वैल्यू है। आप इस पर चाहें
तो आप इस पर गॉस बैकवर्ड फार्मूला या गॉस फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, बट ये रिज़ल्ट उससे ज़्यादा इम्प्रूव होगा। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि ये पॉइंट आपके समझ आ गया होगा। चलें ज़रा जल्दी से एक और प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि मैक्सिमम प्रॉब्लम को हम जो है वो कवर कर लें। और चलिए जी, एक और एग्जांपल, बड़ी सी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एक और एग्जांपल है आपके पास, एक क्वेश्चन है आपके पास, मैं पेन चेंज कर देता हूँ जी। एक और ऐसा सॉल्व एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। फ्रॉम the following data, estimate the number of थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, number of persons earning wages between Rs 60 and Rs 70, यानी 60 to 70 रुपये डेली के दरमियान जो वेजेस हैं वो आपने बतानी है। इसके साथ साथ जो हमारे पास गिवन डेटा है, हम उस डेटा को भी अपने पास पहले बना लेते हैं उस डेटा को, फिर उसके बाद हम प्रॉब्लम को जब सॉल्व करेंगे तो अपना एक कंप्लीट डिफरेंस टेबल बनाएंगे। फ़िलहाल अभी हम यहाँ पर ये फॉर्म कर लेते हैं जो डेटा हमारे पास गिवन है। तो प्रॉब्लम को आप यहाँ पर देखने से पहले आप ख़ुद इसको ट्राई कीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर यहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। ये है इसके पास वेजेस जो रुपीज़ के अंदर हैं, डेली वेजेस, और यहाँ पर ये क्या है, नंबर ऑफ पर्सन्स। तो ये है 20 to 40 में जो है वो है 250, इसी तरीके से 40 to 60 के लिए है 120, इसी तरीके से 60 to 80 के लिए हैं 100, सिमिलरली 80 to 100 के लिए हैं आपके पास 70, और 100 to 120 के लिए आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो है 50। ठीक है जी, तो ये आपके पास डेटा गिवन है और आपसे ये कहते हैं कि 60 और 70 के दरमियान आपने वैल्यू को इंटरपोलेट करना है। तो 60 और 70 अगर आप नोट करें तो कहाँ पर होगा, ये यहाँ पर कहीं होगा। ठीक है, तो x की इस वैल्यू के लिए आपने y की यहाँ पर कोई वैल्यू जो है वो आपने इंटरपोलेट करके दिखानी है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये अगर देखें तो ऑलमोस्ट ये मिडिल वैल्यू ही है आपके पास। अगर आप इसको ज़रा गौर से देखिए तो ऑलमोस्ट ये मिडिल वैल्यूज़ ही हैं आपके पास। तो फिर इसको हम कैसे करेंगे, तो पहला काम तो हम ये करते हैं कि अपने डेटा को थोड़ा सा और अच्छे फॉर्म में लिख लेते हैं सॉल्व करने से पहले। तो अपने फॉर्मल सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली एक तरह की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। फर्स्ट वी कन्वर्ट द frequency distribution into cumulative frequency। इसको cumulative frequency distribution में चेंज कर लेते हैं। cumulative frequency distribution for less than values and then make simple difference table and then make simple difference table। ठीक है जी, तो इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से हम क्या करने वाले हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज कर लेते हैं और फिर अपने डिफरेंस टेबल को हम कंप्लीट करते हैं। तो चलें ज़रा हम टाइम वेस्ट के बगैर ये जल्दी से हम ये सारे काम करते हैं। जी, ये आपके पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी, यहाँ पर आपके पास y की वैल्यूज़ आ जाएंगी, और फिर आप 1
ठीक है जी। तो ये यहाँ पर आपका सारा सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। ये x हो गया, ये आपके पास y है, ये यहाँ पर डेल y, यहाँ डेल स्क्वायर y, यहाँ डेल क्यूब y, और यहाँ पर फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस आ जाएगा। वैल्यूज़ आपके पास गिवन हैं। अब ये कम्युलेटिव फॉर्म में लिखना है, तो ये 20 से 40 तक जो है आप यहाँ पर इसकी मैक्सिमम लिमिट को लिख दीजिए। ठीक है, तो ये टेक्निक याद रखिएगा। ये 40 बन जाएगा, 60, 80, 100 एंड 120। इसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ लिख दीजिए। ये बन जाएगा 250, इसे लिखेंगे तो ये 370, ये है आपके पास 470, 470 राइट, एंड देन 540। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि आपको क्या ये पॉइंट समझ आ गया है कि ये मैंने कैसे लिखा है इसको। तो 250 तो एज इट इज़ है, एंड 250 के अंदर आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 120 ऐड कर दिया। तो जब 250 में 120 ऐड करेंगे तो 370 होगा, 370 में 100 ऐड कर दें तो 470। तो हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का चार्ट बना लिया, क्योंकि ये जो इस तरीके से अगर आपके पास डेटा गिवन है तो उसको इस तरह इंटरपोलेट नहीं किया जा सकता। तो पहला काम तो ये करना है कि आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट बनाना है। अपनी मैट्रिक की क्लास के अंदर आपने ये सारी चीज़ें सीखी हुई हैं। ठीक है जी, तो बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। फॉर एग्जांपल 250 ऐसे रखा, सेकंड वैल्यू आपके पास 100 थी, तो 250 में 100 को ऐड कर दिया तो ये 370, 370 के अंदर आपने जो है वो 120 को ऐड किया तो 370, 370 के अंदर 100 को ऐड किया तो 470, 470 में 70 को ऐड किया तो 540, और 540 में 50 को ऐड किया तो 590 बन गया। अब हम अपना जो है वो डिफरेंस टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमारा डिफरेंस टेबल है जो कंप्लीट होने वाला है। ये बन जाएगा आपके पास 120। तो मैं आपको ये बता रहा था कि इस प्रॉब्लम को करने की ये टेक्निक होती है कि अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है तो उसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पहले चेंज कर लें, फिर अपना डिफरेंस टेबल बना लें। ये आ जाएगा 100, ये बन जाएगा 70, और यहाँ पर आ जाएगा 50, इनका डिफरेंस। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस बनेगा आपके पास -20, -30 एंड देन -20। थर्ड ऑर्डर डिफरेंस बन जाएगा आपके पास -10 एंड +10, और ये आंसर आ जाएगा आपके पास 20। ठीक है जी, तो आपका डिफरेंस टेबल भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हमने 2 काम और करने हैं। वो काम कौन से करने हैं, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपने सिलेक्शन करनी है x0 की। जी जनाब, तो अब x0 क्या सेलेक्ट किया जा सकता है, x0 क्या लेना है हमने, 60 और 70 के दरमियान है आपके पास। तो x0 के लिए 2 चॉइसेस हैं, आप इसे भी x0 चूज़ कर सकते हैं और आप इसे भी x0 चूज़ कर सकते हैं, आइदर दिस। ठीक है जी, तो इन दोनों में से हमने, तो ज़रा चेक करते हैं कि हमें कौन सा x0 हमने चूज़ करना है। सपोज़ करते हैं कि इफ़ हम चूज़ करते हैं कि x0 जो है वो हमारे पास 60 है, 60 अगर हम जो है वो सॉरी एक मिनट, मैं अगर इसको हमने जो है वो जो वेजेस हमने कंप्यूट करनी है वो बिटवीन 60 एंड 70 है। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 60 पे तो आंसर मौजूद है, हम 70 पर आंसर निकाल लेंगे, फिर इनका आपस का डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है जी, तो हम x की वैल्यू जो है वो 70 रख रहे हैं यहाँ पर। अच्छा जी, तो यहाँ पर आपके पास जो है वो बात हो रही है 60 और 70 के लिए। तो यहाँ पर आप x0 क्या चूज़ करेंगे जी, ये एक बड़ा आपके पास हो गया है एक टेक्निकल पॉइंट कि आप यहाँ पर x0 क्या चूज़ करने वाले हैं। जी जनाब, और क्या चूज़ करने वाले हैं, और हम यहाँ पर x0 क्या लेने वाले हैं, और जो भी हम चूज़ कर रहे हैं वो क्यों चूज़ कर रहे हैं। थोड़ा सा सोचना है आपने, और फिर आपने मुझे बताना है कि हम x0 क्या लेने वाले हैं। आपसे कहते हैं कि 60 और 70 के दरमियान आपने जो है ना वो, तो एक्चुअली 60 पर तो आंसर हमें मालूम है, हम 70 पर अपना आंसर निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं कि हम 60 to 70 के दरमियान यानी कोई डिफरेंस वगैरह हम निकाल कर जो है वो काम कर लेते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये रेज होता है कि आपने यहाँ पर x0 क्या असाइन करना है। x0 क्या, सपोज़ कि मैं x0 जो है वो 60 असाइन करता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास जो रिज़ल्ट निकलेगा x माइनस x0 यानी जो u की वैल्यू होगी आपके पास, u बन जाएगा x माइनस x0। x क्या ले रहे हैं हम, 70 माइनस x0 हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 2। x माइनस x0 डिवाइडेड बाय
एच कितना है 20h, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, दिस इज 70 माइनस 60 10, तो ये बन जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 20 विच इज़ इक्वल टू 0.5, विच इज़ इक्वल टू 0.5। तो क्या हम ये 0.5 ये वाली वैल्यू ले सकते हैं? वैसे तो देखा जाए तो ये वैल्यू तो हमारी रेंज के अंदर है, तो क्या हम इस वैल्यू को ले सकते हैं? जैसे रेंज है आपके पास 0.5 लेस देन एंड इक्वल टू u लेस देन माइनस 0.5 से लेकर 0.5। तो अगर आप इसके अंदर जो है वो 0.5 पुट करते हैं तो ये 0.5 ये 0.5 के बराबर है। तो क्या हम इस वैल्यू को असाइन कर सकते हैं यहाँ पर? पहले तो आपने मुझे ये चीज़ कंफर्म करनी है। और अगर हम यहाँ पर ये असाइन कर सकते हैं तो यानी आप x0 अपना 60 से स्टार्ट कर सकते हैं। और ये जो u की वैल्यू है आपके पास, चूँकि ये यानी u की वैल्यू जो है वो 0.5 जो है, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या ये स्टेटमेंट फॉल्स है? पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो टेक्निकली देखा जाए तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, यानी ये 0.5 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो अब आप जो है अब अपनी प्रॉब्लम को स्टार्ट कर सकते हैं, यानी x0 की वैल्यू 60 से आप जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप 80 को टेस्ट कर लीजिएगा और फिर आप डिसाइड कर लीजिएगा, राइट। तो ये थोड़ा सा टास्क मैं आपके लिए दे रहा हूँ, आप इसको डिसाइड कर लीजिएगा। तो u तो डिसाइड हो गया, अब हमने यहाँ पर ये डिसाइड करना है कि हम यहाँ पर कौन सा फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं जी। तो अब हम यहाँ पर कौन सा फार्मूला अप्लाई करें? फार्मूला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप खुद बताइए कि ये कौन सा फार्मूला है। फार्मूला आप यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं f ऑफ x इज़ इक्वल टू वाई नॉट। थोड़ा सा काम यहाँ इस प्रॉब्लम में आपके लिए भी है, डेल वाई नॉट प्लस u माइनस 1 डेल स्क्वायर वाई नॉट डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस u माइनस 1। आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए मैं ये सारी चीज़ें लिख रहा हूँ, 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब वाई नॉट प्लस u माइनस 1 u माइनस 2 u माइनस 3 एंड देन डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल एंड डेल 4 वाई नॉट। तो क्वेश्चन मेरा यहाँ पर ये रेज हो रहा है कि मुझे 60 और 70 के दरमियान, 60 है ना, तो 70 के दरमियान मुझे वैल्यू निकालनी है। तो टेक्निकली ये वैल्यू जो है वो मिडिल में नहीं है। नोट कर रहे हैं आप ये बात? मिडिल वैल्यू होने का मतलब ये है कि वैल्यू यहाँ पर कहीं लाई करती हो, ठीक है। तो टेक्निकली ये वैल्यू मिडिल वाली वैल्यू तो नहीं है, तो इस पर हम जो है वो स्टर्लिंग और बेसल्स हम ना लगाएं तो ज़्यादा बेस्ट है हमारे लिए, ठीक है। अगर हम स्टर्लिंग या बेसल्स नहीं लगाएं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको ये सारे काम किए कि अगर हम स्टर्लिंग और बेसल्स यानी 80 के अगर आसपास अगर हमारे पास वैल्यू को इंटरपोलेट करना होता तो हम स्टर्लिंग या बेसल्स लगा लेते हैं, लेकिन ये वैल्यू जो है आपके पास 70 पर है, यानी यहाँ पर कहीं है। तो चूँकि ये वैल्यू यहाँ पर कहीं है आपके पास, तो टेक्निकली ये वैल्यू मिडिल वैल्यू तो नहीं होती है। तो अगर ये वैल्यू मिडिल वैल्यू नहीं है तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम इसके लिए स्टर्लिंग या बेसल फार्मूला यूज़ करें? क्या ये बात समझ आई आपके? हमें क्या ज़रूरत है कि हम स्टर्लिंग या बेसल्स फार्मूला यूज़ करें अगर हमारे पास ये वैल्यू जो है वो इस तरह है? क्योंकि हमारे पास और भी कई ऑप्शंस हैं। और वो कौन सी ऑप्शंस हैं? वैसे तो इस प्रॉब्लम सेट के अंदर मुझे जो है वो आपको जो है वो क्या बताना था, स्टर्लिंग और बेसल्स की प्रॉब्लम बतानी थी, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है बाय चांस ये प्रॉब्लम मेरे पास जो है वो दूसरी निकल आई। अब मैं आपसे सिर्फ ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यहाँ पर कि ये जो मैंने अभी फार्मूला लिखा है ये कौन सा फार्मूला है? ये कौन सा फार्मूला है ये जो अभी मैंने लिखा है? तो क्या कहेंगे? ये डेल वाई नॉट, फिर डेल स्क्वायर वाई नॉट एंड देन डेल क्यूब वाई नॉट, डेल 4 वाई नॉट, क्या कहेंगे जी? कौन सा फार्मूला है ये? बहुत सिंपल है, कोई बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है जी। तो क्या आपको पता लगा कि ये कौन सा फार्मूला है? आप सारे अपने नोट्स को, प्रीवियस नोट्स के जो है वो रिकॉल कीजिए और मुझे बताइए कि ये मैंने जो फार्मूला लिखा है ये कौन सा फार्मूला लिखा है। आपको मैं 1-2 सेकंड का वक्त दे रहा हूँ, 5 सेकंड का चले टाइम देता हूँ जी। तो अब आप ये बताइए कि ये कौन सा फार्मूला मैंने लिखा है।
ताकि फिर हम आगे मूव कर सकें। सबसे बेसिक, सबसे यूँ समझ लें, सबसे पहला फार्मूला था ये। कौन सा फार्मूला था? न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला। ठीक है, तो भाई ज़रूरत नहीं है कि अगर आपके पास हर जगह पर आपको ये लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास जो वैल्यूज़ हैं, बता देता हूँ उसको, ये सिर्फ कन्फ्यूज़ करने के लिए आपको बताया था। अगर आपके पास ये वैल्यूज़ जो हैं वो ऊपर कहीं लाई करती हैं तो उसके लिए न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला भी अप्लाई किया सकता है, और इस फार्मूले को हम कहते हैं न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला। ठीक है, तो हर बेसिस लगाना ज़रूरी नहीं है न्यूटन्स फॉरवर्ड। आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, और आप फर्दर इसको एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये बेसिकली न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला है। तो न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूले के लिए, क्योंकि मिड वैल्यू तो नहीं है, तो बेसिकली एक्स नॉट आपके पास क्या होगा? ये आपके पास होता है एक्स नॉट, और ये आपके पास होता है वाई नॉट। ठीक है, इस सीक्वेंस में ये बात चल रही होती है। ये आपके पास x1, ये आपके पास जो है वो x2, ये आपके पास x3, और ये आपके पास x4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली जो मैंने बात की थी, ये सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ी सी की थी, कि ऐसा नहीं है कि आप किसी भी प्रॉब्लम पर कुछ भी अप्लाई कर लें। ऐसा नहीं कीजिएगा, पहले आप देखिएगा कि कौन सी चीज़ किसके लिए सूटेबल है, और फिर उसके बाद आप जो है वो अपना काम कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है जी, तो इसके लिए सबसे सूटेबल फार्मूला जो है वो न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला ही है। तो हम यहाँ पर न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूले लगाते हैं। अब ज़रा जल्दी से परफॉर्म करते हैं क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। x माइनस एक्स नॉट यानी x माइनस 40 डिवाइडेड बाई h, और ये बन जाएगा आपके पास 70 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 20 विच इज़ इक्वल टू 30 बाई 40। तो फाइनली जो u का आंसर है वो बन रहा है 1.5। ठीक है जी, तो हम इस पर अप्लाई करने जा रहे हैं न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला। ये फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है, ये वैल्यूज़ आपके पास, सारी वैल्यूज़ आपके पास मौजूद हैं। आप ज़रा जल्दी से इन सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दें। तो ये हो जाएगा f ऑफ x इज़ इक्वल टू जी, ये बन जाएगा आपके पास y नॉट 250 प्लस u हमने कैलकुलेट किया है 1.5, डेल y नॉट की वैल्यू कितनी है 120। इसी तरीके से ये बन जाएगा आपके पास 1.5 एंड 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और फिर उसके साथ डेल स्क्वायर y, ये बन जाएगा माइनस का 20, और जो थर्ड टर्म है आपके पास ये इक्वल होगी u 1.5 1.5 माइनस 1 1.5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 6, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस 10 एंड देन प्लस ये आ जाएगा u यानी 1.5, फिर 1.5 माइनस 1 1.5 माइनस 2 1.5 माइनस 3। ठीक है जी, तो ये बातें मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको पूछी थी, ताकि आपका जहन सारा स्टर्लिंग और बेसल्स के ऊपर लगाओ। लेकिन स्टर्लिंग और बेसल से अच्छी अप्रोच ये है कि इस प्रॉब्लम के ऊपर न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला ही अप्लाई कर लिया जाए। तो यहाँ पर x की वैल्यू 170 के लिए काम किया है, तो ये f ऑफ 70 का जो रिज़ल्ट आपके पास निकल कर आएगा वो बनेगा 250 प्लस 180 माइनस 7.5 प्लस 0.625। कैलकुलेटर से इन सारी वैल्यू को क्रॉस चेक कर लीजिएगा, 0.469। राइट, तो फाइनली आपका जो रिज़ल्ट सिंप्लीफाई होने के बाद बनेगा वो बनेगा f ऑफ 70 पर आंसर कितना आ जाएगा 423.6 समथिंग थाउजेंड, या जो भी उसके यूनिट होते हैं। ठीक है जी, तो पहले तो ज़रा चेक करते हैं कि 423 यहाँ पर कहीं लाई करता है। जी जनाब, 60 और 74 जी यहाँ पर ही कहीं लाई करता है ये। ठीक है जी, तो ये जो भी हमने काम किया ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर कहीं लाई करता है ये। ठीक है, ये 60 है ना, सॉरी ये 60 है, ये 70 पर आपने आंसर निकालना था, तो ये जो 400 ऑफ समथिंग 23 है वो यहाँ पर कहीं लाई करता है। नज़र आ रहा है, इधर कहीं लाई करता है। अब फाइनली आपने ये बताना है कि 60 और 70 के दरमियान आपने निकालना था ना। तो f ऑफ 60 का आंसर तो आपको पहले से पता है। f ऑफ 60 का जो रिज़ल्ट है आपका वो किसके इक्वल है 370 समथिंग, जो भी यूनिट है इसके 1000 हो सकते हैं, मिलियंस हो सकते हैं, वॉट एवर जो भी हो सकते हैं। ये f ऑफ 60 का रिज़ल्ट था। तो f ऑफ 60 का आंसर भी और f ऑफ 70 का आंसर भी है, तो 60 और 70 के दरमियान का आंसर कितना होगा जो वेजेस अर्न करने हैं। तो फाइनली नाउ नंबर ऑफ persons earning between 60 and 70 कितना होगा आपके पास 423.6 माइनस 370। तो फाइनल आपका जो रिज़ल्ट होगा वो बनेगा 53.6।
1000 और जो भी इसके यूनिट्स हैं। ये आपका हो गया रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ये इस तरह आप इस वैल्यू को इंटरपोलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि थोड़ा सा मैंने इस प्रॉब्लम को ट्विस्ट कर दिया सिर्फ़ और सिर्फ आपको यहाँ पर समझाने के लिए कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें कोई और फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर आपको बताने के लिए मैंने ये काम किया। अच्छा जी, एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ एज अ होम टास्क, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और आप मुझे बताइए कि ये इसको हम कैसे करेंगे। तो एक एग्ज़ाम्पल या एक प्रॉब्लम आपके लिए है। यहाँ पर मैं आपको ये यकीनन ये मेंशन कर देता हूँ कि हमने कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है ताकि आप इसको कर सकें। एम्प्लॉय स्टर्लिंग फार्मूला, स्टर्लिंग फार्मूला टू कंप्यूट y12.2 from the following table. ओके, तो ये मैं जल्दी से अपना एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ। फिर एक लाइन बना लेते हैं और फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ये आपके पास एक्स वाई की वैल्यूज़ हैं। देन 5 डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, 1 2 3 4 एंड 5, राइट। जल्दी से इसको फिल कर लेते हैं। वाइट के लिए ये x और ये y। ये 10 के लिए जो आंसर है इसका है 0.23967, 11 12 13 14। 12 के लिए जो 11 के लिए रिज़ल्ट है 0.28060। 12 के लिए जो इसका रिज़ल्ट है वो है 0.31788। 13 के लिए 0.35209 और 14 के लिए 0.38368। ठीक है जी। तो इसके ऊपर स्टर्लिंग फार्मूला आपको अप्लाई करना है, यानी यहाँ पर ये फार्मूला मैंने मेंशन कर दिया है। और फाइनली जब आप इसको इंटरपोलेट करेंगे तो आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पर इसका आंसर भी लिख देता हूँ ताकि आप मैच कर सकें। तो y ऑफ 12.2 का जो रिज़ल्ट है वो बनना चाहिए 0.32497 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है जी, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली ये रिज़ल्ट आपका बनना चाहिए। तो यहाँ पर आप इसको जो है वो परफॉर्म करके देखिएगा और फिर मुझे जो आप इसका रिज़ल्ट बताइएगा। तो उम्मीद है कि आपको स्टर्लिंग और बेसल्स फार्मूला, फिर स्टर्लिंग या बेसल्स फार्मूले को किस तरह यूज़ करना है ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला, बैकवर्ड फार्मूला, गॉस फॉरवर्ड, गॉस बैकवर्ड, गॉस थर्ड फार्मूला, ये तमाम चीज़ें मैंने डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। तो जो इंटरपोलेशन के 2 मेन टॉपिक थे वो हमने कवर कर लिए। पहला न्यूटन्स इंटरपोलेशन और दूसरा गॉसेस इंटरपोलेशन। तो यहाँ पर हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा हमारा अनइक्वल इंटरवल के लिए, यानी हम लेग्रांज इंटरपोलेशन की बात करेंगे। तो प्लीज़ इसको वॉच करते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।